तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी लेसन का सेकेंड पार्ट। अभी हमारी जो बुक चल रही है वो चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें जो फिफ्थ चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटी, तो उसका सेकेंड पार्ट अभी चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ चैप्टर का सेकेंड पार्ट अभी चल रहा है। भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। ये विशेषता रखती है अपनी, इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक फैला है। दक्षिणी कैलिफोर्निया, ये सब बाउंड्रीज आप याद रखिएगा और मैप अपने पास रखें, प्लस उसमें ढूंढते रहें। मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण व दक्षिण पश्चिमी भाग में है। खट्टे फलों सिट्रस फ्रूट की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो खट्टे फलों की आपूर्ति करने में कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। चलिए आगे को बढ़ते हैं। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। जो सबसे ज़्यादा ग्रेप्स होते हैं यहाँ पर होते हैं। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूर के उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। तो मदिरा का उत्पादन अंगूर से किया जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, और इससे रेवेन्यू कलेक्ट करेगी कोई भी गवर्नमेंट, मदिरा अगर ज़्यादा मात्रा में बिकेगा तो। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। तो ड्राई फ्रूट्स भी इससे बनाए जाते हैं। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है शीत ऋतु में, जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इसी क्षेत्र से आपूर्ति होती है। तो भूमध्य के रेखीय क्षेत्र से बहुत हद तक अमेरिका और अन्य देशों में भी आपूर्ति की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड में अंगूर के बागान। तो यहाँ पर अंगूर के बागान दिखाए गए हैं, और यहाँ पर कजाकिस्तान में सामूहिक फार्म में अंगूर का संग्रहण करते हैं। कजाकिस्तान में भी अंगूरों का उत्पादन अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान, मार्केट्स, ग्रेडिंग एंड हॉर्टिकल्चर। तो बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कहते हैं। देखते हैं, इस प्रकार कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जी, फल, पुष्प, तो फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल हो गए, लगाए जाते हैं, जिनकी मांग नगरीय, जिनकी मांग ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा रहती है, नगरीय क्षेत्रों में होती है। तो अर्बन जो एरियाज हैं वहाँ पर इनकी डिमांड ज़्यादा होती है, इनकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर की। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है एवं खेत अच्छे आयताकार साधनों, यातायात साधनों, जो ट्रांसपोर्ट है, इन ट्रांसपोर्ट के आधार पर भी अच्छी खेती हो सकती है, क्योंकि ये मार्केट तक जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यातायात के साधनों के द्वारा नगरीय केंद्रों, जहाँ ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं, इसमें गहन श्रम, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी रहित ग्रह एवं शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग होता है। इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग एवं भूमध्य सागरीय प्रदेश में भी विकसित है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। नीदरलैंड क्या है? फूलों के उत्पादन में विशिष्टीकरण। अभी नीदरलैंड कहाँ स्थित है?
इसकी लोकेशन कहाँ है ये आप एटलस में देखें, आइडेंटिफाई करें। ये मेरा काम नहीं है, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि आप लोग जब भी पढ़ रहे हों तो एटलस अपने साथ रखें। यहाँ से बागवानी फसल विशेषता ट्यूलिप एक प्रकार का फूल पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जी पैदा करता है वहाँ इसको ट्रक कृषि या ट्रक फार्मिंग का नाम दिया जाता है। ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। ट्रक फार्मिंग इसलिए रखा गया होता है, जो ट्रक होते हैं वो डीप फ्रीजर का काम भी करते हैं और वहाँ पर जो प्रोडक्शन है उसको हम रखते हैं और लंबी दूरी तय करने के बाद वो सामान किसी भी तरीके से या जो प्रोडक्शन हमारा हुआ है ख़राब नहीं होता, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। इसमें पशुधन पाला जाता है, जिनमें विशेषतः गाय, बैल एवं कुकुर होते हैं। इन्हें बाड़े एवं कारखानों में तैयार बने बनाए भोजन पर रखा जाता है एवं उनकी बीमारियों का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें भवन निर्माण, यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने एवं पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अच्छी नस्ल का चुनाव और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियों, कुकुर एवं पशुपालन के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। कृषि करने वाले संगठन के आधार पर भी कृषि के नगरों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कृषि संगठन कृषक का खेतों पर अपना अधिकार एवं उस पर सरकारी नीतियाँ जो कृषि में सहायक होती हैं से प्रभावित होता है। नगरों के समीप सब्जियों को उगाना, तो नगरों के समीप यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जा रही हैं। ट्रकों एवं ठेलों पर नगरीय बाजारों में ले जाने के लिए सब्जियाँ, तो ट्रक ये हैं और ठेले ये हैं। इस तरीके से भी फार्मिंग की जाती है। अगला है सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो इसमें मेनली ये रहता है कि एक संस्था बना दी जाती है या एक इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर भी आप इसे कह सकते हैं। एक इंस्टीट्यूशन में आप लोग पैसा जमा करें, बीज जमा करें, एक सीड्स बैंक या आप एग्रीकल्चर बैंक के तरीके से भी इसे ले सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था, इंस्टीट्यूट बना लेता है, संस्था कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत फार्म अक्षम या कम रहते हुए सहकारी रूप में कृषि की जाती है। सहकारी कृषि संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीज़ों की खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटाने के लिए होती है। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था एवं पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में यह सफलतापूर्वक चला। सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली, जहां प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहां व्यावहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य है। तो जो डेनमार्क में कृषि की गई है सबसे ज़्यादा फेमस है। डेनमार्क कहाँ है, ये डेनमार्क ढूंढना आपका काम है। आगे बढ़ेंगे। सामूहिक कृषि, कलेक्टिव फार्मिंग। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग में काम करते हैं, सामूहिक श्रम यहाँ पर रहता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, रशिया में प्रारंभ हुआ था सबसे पहले, सोवियत संघ करें या रूस करें, जहाँ कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में
कोल खहोज, तो एक वर्ड याद रखिएगा, कोल खहोज का नाम दिया गया। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन, श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते थे। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते थे। सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती थी एवं उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीदती थी। लक्ष्य से अधिक उत्पन्न होने वाला भाग सभी सदस्यों को वितरित कर दिया जाता था या बाजार में बेच दिया जाता था। उत्पादन एवं भाड़े पर ली गई मशीनों पर कृषकों को कर चुकाना पड़ता था। सभी सदस्यों को उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रक्रिया या प्रकृति के आधार पर भुगतान किया जाता था। असाधारण कार्य करने वाले सदस्य को नगद या माल के रूप में पुरस्कृत किया जाता था। पूर्व सोवियत संघ की समाजवादी सरकार ने इसे प्रारंभ किया, जिसे अन्य समाजवादी देशों ने भी अपनाया। सोवियत संघ के विघटन के बाद इस प्रकार की कृषि में भी संशोधन हुए। तो सोवियत संघ का जैसे विघटन हुआ, सामूहिक कृषि जो हम कर रहे थे या जो कलेक्टिव फार्मिंग थी वो चेंज हो गई। अब आता है खनन या माइनिंग। ये सब प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ रहे हैं हम जीवन गुजर बसर करने के लिए, या हमें अपनी ज़िंदगी को बनाए रखने के लिए हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो जो काम कर रहे हैं उन कामों को अलग अलग कैटेगरी में, वर्क को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। इसमें से आज हम प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप। जैसे हम अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर थर्ड के बारे में, फिर फोर्थ के बारे में, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी हुई एग्रीकल्चर से संबंधित, खनन माइनिंग से संबंधित है। तो अब देखते हैं माइनिंग या खनन। ये शब्द आपने पहले सुने होंगे। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की गई अवस्थाएं देखी जा सकती हैं, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग एवं लौह युग। तो तांबे का युग था पहले, फिर कांस्य का आया, फिर लोहे का आया। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने एवं हथियार बनाने तक ही सीमित था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ एवं निरंतर इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो जो औद्योगिक क्रांति है उसका महत्व, उसके कारण से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे ही बड़ा उद्योग जैसे ही बनने लगे, तो उसके बाद से हमारे क्या हुए, ये माइनिंग का भी महत्व बढ़ने लगा, खनन का भी महत्व हमारा बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम मशीनें देख सकते हैं इस तरीके से काम कर रहे हैं। मैक्सिको की खाड़ी में तेल वेदन क्रिया, खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, तो जो फैक्टर काम करते हैं उसको देखते हैं। खनन कार्य को लाभप्रद दो बातों पर निर्भर करती हैं। जो खनन कार्य है उसको लाभ पहुंचाने वाली दो बातें हैं। पहली बात क्या है, भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर, जिनमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। तो पहली स्थिति ये है जहाँ पर खनिज या जो मिनरल्स हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, मिनरल्स किस तरीके के होंगे, ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। दूसरा है आर्थिक कारक, इकोनॉमी फैक्टर, जिसमें खनिज की मांग और डिमांड कहाँ ज़्यादा है, विद्यमान तकनीक, ज्ञान, उसका उपयोग, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी एवं यातायात व श्रम पर होने वाला व्यय आता है। अब खनन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ माइनिंग, उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रवृत्ति के आधार पर खनन दो प्रकार का होता है, धरातलीय एवं भूमिगत खनन। एक है धरातलीय, क्रस्ट में होगा जो, एक होगा इंटरनल भूमि के अंतर्गत। धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। तो धरातलीय खनन को हम क्या कहते हैं, विवृत खनन। इसका नाम धरातलीय खनन भी है। धरातलीय खनन कह रहे हैं या विवृत खनन कह रहे हैं। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वोपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत निम्न कम होता है एवं उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। तो ये वाला सस्ता है विवृत खनन। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये खनन की विधियाँ, तो यहाँ पर विवृत अथवा
विपट्टी खदान, तो यहाँ पर छोटा सा एक होल किया गया और यहाँ से क्या कर रहे हैं, माइनिंग करने के बाद कुछ मिनरल्स निकाले जा रहे हैं। तो ये विवृत खनन है, जिसे हम धरातलीय खनन भी कहते हैं। 2 प्रकार की विधियाँ खनन की होती हैं। अगला है, जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत अथवा कूपकी खनन भूमिगत अथवा कूपकी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लंबवत कूपक गहराई तक स्थित हैं, जहाँ से भूमिगत गैलरियाँ खनिजों तक पहुँचने के लिए फैली हैं। इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित एवं प्रभावी आवागमन हेतु इसमें शेष प्रकार की लिफ्ट, बैधक बर्मा, माल ढोने वाली की गाड़ियाँ तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा है, क्योंकि जहरीली गैसें, आग एवं बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटनाएं होने का भय रहता है। क्या आपने कभी भारत की कोयला खदानों में आग लगने एवं बाढ़ आने की विषय में पढ़ा है? तो जो दूसरा है कूपकी खनन, तो कूपकी खनन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से खोल किया गया अंदर तक और उसके बाद यहाँ से ये निकाला गया है। बीच में एक व्यक्ति कूद रहा है या कुछ सामान ऊपर को ले लिफ्ट जैसी लगी हुई है, तो इसे हम कूपकी खनन कहते हैं। कई बार इसमें बाढ़ आ जाती है, कई बार जहरीली गैसें इसके अंतर्गत होती हैं और अन्य तरीके की बहुत सी जोखिम यहाँ पर हमें हैज़ार्ड की चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे को हम देखें, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं। जो भी विकसित देश हैं वो खनन कार्य से पीछे हट रहे हैं, शोधन और खनन कार्य से पीछे हट रहे हैं। इसका क्या कारण है भाई? क्योंकि इसमें श्रम लागत अधिक आने लगी है, जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन-सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। अफ्रीका के कई देश, दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश एवं एशिया के आय के साधनों का 50% खनन कार्य से प्राप्त होता है। तो जो साधनों का 50% है विकासशील देशों में, वो किससे प्राप्त होता है? खनन से। 50%, तो 50% काफ़ी होता है और विकसित देश क्या कर रहे हैं? विकसित देश इसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है समाप्त और हमने इस चैप्टर में देखा था, या हम नॉर्मली कह रहे हैं कि जीवन को चलाने के लिए जो कार्य करते हैं लोग, उनको हम 4 हिस्सों में बाँट रहे हैं। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी, क्वाटरनरी एक्टिविटी। यहाँ में से हैं प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप में जो विकासशील देश हैं या डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे इस पर काम करते हैं और डेवलप कंट्रीज ज़्यादातर इन तीनों में काम करते हैं। तो हम इसे आगे को देखेंगे कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्री किस में काम कर रहे हैं, किस में नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल ये प्राइमरी एक्टिविटी का चैप्टर आज आपका समाप्त होता है और जल्दी ही हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे और हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं, क्योंकि आपका सिलेबस आधा हो चुका है। तो हम कोशिश करेंगे कि आधे जितने भी हमारे चैप्टर समाप्त हो चुके हैं उनके सीरीज वाइज हम क्वेश्चन आंसर भी जल्दी से जल्दी कर लें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस वीडियो का लिंक और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखिएगा। थैंक यू।